जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर बैदुर रहमान। और बायोलॉजी सेकेंडरी की बुक में हमने चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम हमने पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस किए थे और ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स में डिफरेंस देखा था कि क्या है और डिफरेंट पैटर्न्स देखे थे कि स्पीशीज में क्या है, जिससे पता चलेगा कि ऑर्गेनिज्म की नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग की सेक्स क्या होगी, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला क्या है, वो सारा एक्सपेरिमेंट क्या है। असल में टीएच मॉर्गन, जो कि थॉमस हंट मॉर्गन एक बड़ा फेमस जेनेटिसिस्ट है, जो कि मेंडल के बाद इसका बड़ा नाम है जेनेटिसिस्ट में। उसने सारी फील्ड में, जेनेटिक्स की फील्ड में बहुत सारे रिसर्च की और बहुत सारे काम दिए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज करके दी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें समझाई और बहुत सारी इनहेरिटेंस के पैटर्न समझाए। टीएच मॉर्गन ने क्या किया कि ड्रोसोफिला में आई कलर की ट्रेट को पढ़ा। आई कलर को हमें पता है कि ड्रोसोफिला में रेड कलर की आई, रेड आइड जो है ना, वो ड्रोसोफिला भी होती है और व्हाइट आइड ड्रोसोफिला भी होती है। तो उसने क्या किया, रेड आइड फीमेल का क्रॉस करा दिया व्हाइट आइड मेल के साथ और उसके बाद उसकी इनहेरिटेंस को पढ़ा कि आई कलर आगे नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जा रहा है। ठीक है, उसको तुम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उसने क्या किया और एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसका क्या रिजल्ट आया, उसका क्या कंक्लूजन निकाला कि ये ऐसा क्यों हुआ, और आई कलर की इनहेरिटेंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये बात डिस्कस करनी है कि वाई टीएच मॉर्गन सिलेक्टेड ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। जिस तरह हमने बात की थी कि वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने आखिर पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, गुलाब को सिलेक्ट कर लेता, मोती को सिलेक्ट कर लेता, सनफ्लावर को सिलेक्ट कर लेता, किसी और फूल को सिलेक्ट कर लेता, लेकिन उसने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया, उसकी रीजंस थी। इसी तरीके से टीएच मॉर्गन ने अगर एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करनी थी तो उसने एक इंसेक्ट ड्रोसोफिला, जो कि कॉमन फ्रूट फ्लाई है, आम मक्खी है जो कि उड़ती फिरती है, छोटी सी है, घरों में उड़ती फिरती है, कॉमनली मिल जाती है। आप कोई फल खा रहे हो, आम खा रहे हो, आ जाती है खिड़की से अंदर, पता नहीं चलता कहाँ से आई है लेकिन आ जाती है। वो जो मक्खी है आम ड्रोसोफिला, उसका पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उस फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट्स किए टीएच मॉर्गन ने। तो सबसे पहली बात ये हमने पढ़नी है कि वाई टीएच मॉर्गन स्टडीड ड्रोसोफिला फॉर एक्सपेरिमेंट, या वाई टीएच मॉर्गन परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला। तो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं जो कि बुक में येलो बॉक्स में डिटेल से लिखी हुई है। 5 रीजंस कि मेंडल, इसने टीएच मॉर्गन ने क्यों लिया ड्रोसोफिला को अपनी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि वाई इसने लिया, तो आपने सारी बातों को लिखना है, पांचों पॉइंट्स को, लेकिन शॉर्ट करके, पूरी डिटेल नहीं लिखनी। एक एक लाइन में, एक एक डेढ़ लाइन में हमने उसको एक्सप्लेन कर देना है कि भाई ये रीजंस थी जिसकी वजह से टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया। हैं ये डिटेल्ड पॉइंट्स और ये हर पॉइंट, इनमें से मोस्टली पॉइंट्स अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बारी से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, नंबर 1। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो मक्खी है ना, बड़ी छोटी सी है, छोटी सी मक्खी है। इसको ग्रो करने के लिए कोई बड़े बड़े केजेस नहीं चाहिए। मक्खी है ना, कोई ग्रो करने के लिए बड़ा पिंजरा नहीं चाहिए, कोई केज नहीं चाहिए, कोई घर नहीं चाहिए, कोई महल नहीं चाहिए। एक छोटी सी बोतल में एक जैम की बोतल है खाली हुई हुई, आपकी मार्मलेट की बोतल है, अचार की बोतल है, वो खाली हुई हुई है। उस बोतल में आप फ्लाइज को इकट्ठा कर लें, ऊपर से ढक्कन लगा दें, ढक्कन में सुराख कर दें, एयर चली जाएगी, खुशी खुशी रह लेगी उस जैम की बोतल के अंदर। उसे कोई बड़े बड़े केज नहीं चाहिए, रिप्रोड्यूस भी करेगी, खुश भी रहेगी, कोई टेंशन नहीं है उसको। और इसको लेना आसान है, कलेक्ट करना आसान है, क्योंकि क्योंकि ऐसी चीज थोड़ी है कोई बड़ी रेयर हो या एंडेंजर्ड स्पीशी हो तो मिलेगी नहीं, ढूंढते रहेंगे मिलेगी नहीं। आम मक्खी है, एक केला मैश करके रखें प्लेट के अंदर, मक्खी आ जाएगी, मैंगो काट के रखें, मक्खी आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि इसको कल्चर करना, इसको कलेक्ट करना बड़ा आसान है, कल्चर करना बड़ा आसान है। कल्चर का मतलब है मेल और फीमेल को ब्रीड करना और उससे एग्स लेना, और वो एग्स पे डेवलप होके उनसे नए इंसेक्ट्स आएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट मक्खियां आएंगी। ये इनको ग्रो करना, लैब में कल्चर करना बड़ा बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि एक तो छोटी है साइज में, दूसरा इजीली छोटे सी जगह पे ग्रो कर जाती हैं। इनको कोई खास बड़े बड़े शहाना ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई खास खाने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का गला सड़ा फल होगा, कुछ भी होगा, गंदा फुंदा, वो दें इसको तो वो ग्रो कर जाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है बुक में कि वाई टीएच मॉर्गन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला फॉर एक्सपेरिमेंट्स। इट्स अ टाइनी फ्लाई, छोटी सी मक्खी है। ठीक है, सीन होवरिंग अराउंड ओवर द फ्रूट्स। होवरिंग का मतलब है मंडराती हुई फिरती है ऊपर, आपको नजर आती है फिरते हुए, किसके ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर। जरा सा कुछ खा, फल काटो, सेब काटो, केला काटो, आ जाती है, वही मक्खी आ जाती है। ठीक है, एंड इट कैन बी इजीली कलेक्टेड, आसानी से चूंकि कलेक्ट की जा सकती है, एंड इजीली कल्चर्ड। कल्चर्ड का मतलब उसको ग्रो कराना। अब ग्रो कराना लैब में तो कुछ खाना भी देना पड़ेगा। किस पे ग्रो करा सकते हैं? ओवर द मैश्ड बनाना। एक बनाना लें, उसको मैश कर दें और उसको रख दें, उसके ऊपर आ जाएगी मक्खी। किस पे रख दें? एक बॉटल ऑफ जैम में रख दें। बॉटल ऑफ जैम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना, बाहर से नजर आता रहेगा अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, आप किसी उस बंद चीज में भी ले सकते, किसी और भी चीज में ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे ट्रांसपेरेंट चीज में ले लें ताकि हमें नजर आता रहे कि अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, इन बॉटल ऑफ जैम में आप आराम से इसको ग्रो कर सकते हैं। ये जैम की बॉटल में ग्रो कर रही है और मैश बनाना के ऊपर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये फ्रूट फ्लाई आम ग्रो कर रही है। ये फ्रूट फ्लाई खा क्या रही है? बनाना को खा रही है? नहीं। फ्रूट फ्लाइज, ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्या करती हैं, ये फ्रूट फ्लाइज जब फल थोड़ी देर पड़ा रहता है ना, तो उस फल के ऊपर ग्रो करने वाली यीस्ट,
क्योंकि यीस्ट के स्पोर और फंगस के स्पोर हवा में है। तो जैसे ही वो उनको सबस्ट्रेटम मिलता है, फंगस को हमने चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट में पढ़ा था, तो वो लैंड करते हैं फंजाई और ग्रो करना शुरू कर देते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर। तो मैश्ड पोटैटो या मैश्ड बनाना या मैश्ड मैंगो या कोई भी फल अगर पड़ा हुआ है, कोई गल सड़ रहा है, तो वो उनके लिए एक सबस्ट्रेट है फंजाई के लिए, तो वो यीस्ट ग्रो करना शुरू कर देगा। तो उस यीस्ट को ये ड्रोसोफिला खाएगी। ठीक है, ड्रोसोफिला डायरेक्ट फल नहीं खा रही, क्या खा रही है? यीस्ट दैट ग्रोज ओवर द फ्रूट्स। ठीक है, तो इट इज अ टाइनी फ्लाई सीन होवरिंग अराउंड ओवर द फ्रूट्स, इट कैन बी इजीली कलेक्टेड एंड इजीली कल्चर्ड। किस पे? ओवर द मैश्ड बनानास। किस में? इन अ बॉटल ऑफ जैम। और ये खाती क्या है? इट ईस्ट यीस्ट दैट ग्रोज ऑन द, जो उस पे ग्रो करेगा उस यीस्ट को खाएगी। दूसरी रीजन क्या है कि हमने ड्रोसोफिला को क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों टीएच मॉर्गन ने इसको सिलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स? दूसरी रीजन ये है बिकॉज ऑफ इट्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज मेंट बाय सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल का मतलब हो गया सेक्स, डाई का मतलब हो गया टू, मॉर्फ का मतलब हो गया शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर, बाय से जाहिरी हालत। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये है, डाई मींस टू, मॉर्फ मींस शेप। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि इसके स्पीशी के जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। यानी फिजिकल अपीयरेंस में मेल और तरीके का दिखता है और फीमेल और तरीके का दिखता है। बहुत सारे स्पीशीज में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। जिस तरीके से अगर आप देखें बर्ड्स में, तो जो मेल पैरट होता है वो और तरह का नजर आता है, जो फीमेल पैरट होती है वो और तरह की नजर आती है। इस तरह पिजन्स में जो मेल पैरट होते हैं वो जरा थोड़े हैवी नजर आते हैं, जो फीमेल पैरट होती है वो थोड़ी जरा इस तरह। तो हर स्पीशी में डिफरेंस पाया जाता है इस तरह। लेकिन कुछ जिस तरह हैं जीब्रास हैं, जिराफ्स हैं, उनमें हम क्लियर कट आई से डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रक्चरली फिजिकल अपीयरेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर कर लो कि मेल अलग नजर आए कैरेक्टरिस्टिक में और फीमेल अलग नजर आए, तो उसको बोलेंगे डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फर्क क्या है दोनों में? जो मेल है ना वो छोटा साइज में, मेल छोटा साइज में, फीमेल बड़ी है। माइट इज राइट, फीमेल्स, लेडीज फर्स्ट। फीमेल बड़ी है, मेल छोटा है। और मेल के पास ब्लैक राउंडेड अब्डोमेन है, ऐसे राउंडेड अब्डोमेन है, ब्लैक, नीचे से बेस जो है ना उसकी वो सारी ब्लैक हुई है। तो दूर से देखने से ही पता चल जाएगा, अगर आपको ब्लैक अब्डोमेन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सी फ्लाई है, मेल फ्लाई है कि फीमेल फ्लाई है? ये मेल फ्लाई है। अगर आपको राउंडेड ब्लैक अब्डोमेन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये मेल ड्रोसोफिला है। और अगर आपको पॉइंटेड एब्डोमेन नजर आ रहा है ऐसे, अगर आपको पॉइंटेड एब्डोमेन नजर आ रहा है जो कि ब्लैक भी नहीं है, जो कि लाइट ब्राउन इन कलर है, तो इसका मतलब ये फीमेल है। ठीक है, तो मेल और फीमेल की फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस हो गया। क्या डिफरेंस हो गया? मेल छोटा है साइज में, राउंड एब्डोमेन है और ब्लैक है। फीमेल बड़ी है साइज में, पॉइंटेड एब्डोमेन है और ब्लैक नहीं है। तो दोनों को देखने से क्लियर का डिफरेंस पता चल गया कि यार ये मेल है ये फीमेल है। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एक और डिफरेंस है वो ये कि जो मेल है ना उसकी फ्रंट लेग्स के ऊपर ना, इस तरीके से ये फ्रंट लेग है फॉर एग्जांपल, ये फ्रंट लेग, इस फ्रंट लेग के ऊपर ना छोटे छोटे से इस तरीके से लेग्स के अंदर से थोड़ी सी एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशंस हैं कि इस तरह से थोड़ी सी ना इस तरह से कंगी की तरह की चीज बन गई। इसको कंगी को हम बोलते हैं कॉम्स, कंगी को बोलते हैं कॉम। तो ये जो बन गई है ना दो, इनको बोलते हैं सेक्स कॉम्स ऑन द फ्रंट लेग्स। अगली वाली दो टांगों के ऊपर क्या बन गए हैं? सेक्स कॉम्स बन गए हैं। सेक्स कॉम्स का मतलब क्या है? वो जो कॉम्ब है, अब मेल ने जब फीमेल के साथ रिप्रोड्यूस करना है तो उसने अपने स्पर्म्स को फीमेल में इंसर्ट करने के लिए फीमेल को ग्रैब करना है, फीमेल को पकड़ना है। तो फीमेल को पकड़ने के लिए उसके अगली वाली लेग्स के ऊपर क्या है? कुछ सेक्स कॉम्स है जो कि एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है, जिससे वो फीमेल को ग्रैस्प करेगा और उसके बाद फिर वो अपने जो है ना कॉपुलेटरी ऑर्गन के जरिए स्पर्म्स को इंसर्ट करेगा इनटू द फीमेल। ठीक है, तो तीन डिफरेंसेस जो है ना मेल और फीमेल में है। वो क्या? मेल छोटा साइज में, फीमेल बड़ी है। मेल का राउंड अब्डोमेन है, फीमेल का पॉइंटेड है। मेल का ब्लैक अब्डोमेन है, फीमेल का नहीं है। और चौथा डिफरेंस, मेल के पास सेक्स कॉम्स हैं और फीमेल के पास सेक्स कॉम्स नहीं है। तो अगर आपको आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला, तो आपने ये लिख देना है चार बातें जो मैंने आपको अभी बताई। ठीक हो गया? अब ये जो डिफरेंस है इन दोनों में, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तीसरी वजह क्या थी कि मॉर्गन ने इसको सिलेक्ट किया? फास्ट जनरेशन टाइम। तीसरी वजह ये थी जो मॉर्गन ने इसको सिलेक्ट किया होता है, फास्ट जनरेशन टाइम। जिस भी ऑर्गेनिज्म पर हम प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं जेनेटिक्स का, उसमें हम चाहते हैं कि यार जो जनरेशन टाइम है ना वो बड़ा कम हो। जनरेशन टाइम कम होने का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे, उसके बच्चे आए, वो बच्चे जल्दी बड़े होकर दोबारा रिप्रोड्यूस कर लें और फिर उनके बच्चे आए, ताकि हम कई जनरेशन तक देख सकेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट कैसे पास हो रही है। अगर जनरेशन टाइम लंबा होगा तो साइंटिस्ट बेचारा बुढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा, और तब तक 1, 2, F1 और F2 ही नहीं आई होगी, तब तक साइंटिस्ट मर जाएगा। हम चाहते हैं फास्ट जनरेशन टाइम हो ताकि मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स की जा सकें और मल्टीपल जनरेशन तक आगे फॉलो की जा सके और देखा जा सके कि क्या पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस आ रहा है और कैसे ट्रेट्स जो है ना वो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि शॉर्ट
और फास्ट क्विक जनरेशन टाइम हो। ये इस तरह से पी प्लांट का भी बड़ा क्विक और फास्ट जनरेशन टाइम था, इसका जनरेशन टाइम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। वो क्या है, इट इट इस जनरेशन टाइम इज जस्ट 2 वीक्स। 2 वीक्स का मतलब यह है कि अगर आज मेल और फीमेल ड्रोसोफिला मेट किए हैं और उन्होंने एग्स दिए हैं, तो उन एग्स से लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर उससे अडल्ट बनेंगे। दिस इज मेटामॉर्फोसिस, हमने फर्स्ट में पढ़ी थी, ठीक है। तो जो इंसेक्ट साइड में क्या होता है, पहले एग्स ले करेंगे, फिर वो लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर अडल्ट बनेगा। अभी जो एग्स आज ही अगर ले करती हैं, तो इससे 14 डेज के अंदर सारा एग से लार्वा प्यूपा बन के अडल्ट बन के वो दोबारा से रिप्रोड्यूस करके एग्स दे देंगे। यानी फ्रॉम वन रिप्रोडक्शन टू द नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, एक मेल और फीमेल ने जो रिप्रोड्यूस किया है, उनके बच्चे रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार होंगे 2 हफ्ते के अंदर। 2 वीक्स के अंदर सारी डेवलपमेंट हो जाएगी। जो इसने मेल और फीमेल ने इंटरब्रीड किया और एग्स दिए, तो ये अडल्ट ड्रोसोफिला में फीमेल में और मेल में कन्वर्ट हो जाएगी विद इन 10 डेज। 10 डेज के अंदर ये ग्रो कर जाएंगे, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, अडल्ट बन जाएंगे, और 2 वीक्स के अंदर ये अगले नेक्स्ट अपनी रिप्रोडक्शन के लिए भी तैयार होंगे। तो बड़ी शॉर्ट और फास्ट जनरेशन टाइम है। इससे हम बहुत ज्यादा इनकी नस्लें ले सकते हैं, जनरेशन ले सकते हैं, और पढ़ सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स कैसे जो है ना वो पास ऑन हो रही है नेक्स्ट जनरेशन में। तो इट हैज फास्ट जनरेशन टाइम। 2 वीक्स का जस्ट एमसीक्यू के लिए याद रखना है 2 वीक्स का। और क्या, इट लेज लार्ज नंबर ऑफ एग्स। थोड़े से एग्स नहीं देती, जितने भी इंसेक्ट्स हैं मोस्टली ज्यादा एग्स देती हैं, और ज्यादा एग्स से ज्यादा लार्वा, ज्यादा प्यूपा, ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आएंगे। अगर आप एक कपल मेल फीमेल ड्रोसोफिला का बॉटल ऑफ जैम में रख के कल्चर कर लें, तो विद इन 14 डेज आपके पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स में इवन ड्रोसोफिला के बच्चे हो सकते हैं। इतने एग्स देती हैं, लार्ज नंबर ऑफ एग्स, मेनी ऑफस्प्रिंग्स कैन बी रेज्ड विद इन अ शॉर्ट टाइम। 2 हफ्तों के अंदर इतने सारे ऑफस्प्रिंग्स आपके पास आ सकते हैं, इतनी सारी मक्खियां आ सकती हैं अगर आपके पास एक कपल है तो, ठीक है। तो ये एक वजह थी कि भाई छोटी सी है, आसान है, कल्चर करना आसान है, कलेक्ट करना आसान है, आराम से ग्रो कर जाती है, कोई खाना अंदाज नहीं चाहिए, कोई खास खाना नहीं चाहिए, आराम से इसको ग्रो करा लो। दूसरा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, देखने से मेल फीमेल पता करना बड़ा आसान, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जेनेटिक्स में। वो कैसे, जब आप एक्सपेरिमेंट करें आगे बच्चे आए, अब आप दूर से देख के बता सकते हो यार कितने बच्चे मेल है कितने फीमेल, आपने काउंट करने ना कितने मेल आए कितने फीमेल आए, ठीक है। वो काउंट कैसे करोगे अगर आपको पता नहीं चल रहा कि कौन मेल है कौन फीमेल? हर बारी उनको कट करोगे, उसका डीएनए निकालोगे, डीएनए टेस्ट करोगे, उसमें देखोगे इसमें एक्स क्रोमोसोम है कि एक्स वाई क्रोमोसोम है, निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम दूर से देख के बता सकते हैं कि यार ये मेल है, इसका राउंड ऑफ डोमेन है, ये छोटा साइज में, ये बड़ी है जो ये फीमेल है, तो उसका हम दूर से और आसानी से हमने इसको बता दिया। तीसरा क्या, फास्ट जनरेशन टाइम है, 2 वीक्स के अंदर जल्दी से ग्रो कर जाएंगे और लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा सारे ऑफस्प्रिंग्स इसके आ सके, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट ये अलग से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। वो क्या है, द ड्रोसोफिला इज परफेक्टली सूटेड फॉर द जेनेटिक स्टडीज। ड्रोसोफिला जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए और स्टडीज के लिए A1 फर्स्ट क्लास है। वो कैसे भाई? तो आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई ड्रोसोफिला इज परफेक्टली सूटेड फॉर जेनेटिक स्टडीज, क्यों परफेक्टली स्टडीड जो है ना वो है। उसमें ये रीजंस भी आ सकती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इस पॉइंट में आपने जो रीजंस लिखनी है वो क्या है, क्यों जेनेटिक स्टडीज के लिए सबसे परफेक्टली सूटेबल है? इसलिए बिकॉज इट हैज लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स दैट कैन बी स्टडीड। देखो, पहली तो बात यह है कि जब आपने पढ़ना है तो उसके अंदर कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स होनी चाहिए जिनको पढ़ना आपने, ठीक है। जिस तरीके से पी प्लांट में था कि या तो राउंड सीड होंगे या रिंकल्ड होंगे, या येलो सीड्स होंगे, या ग्रीन होंगे, या टॉल हो गए, शॉर्ट हो गए, क्या था कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स जिनको पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से ड्रोसोफिला के पास भी बहुत सारे कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं जिनको पढ़ सकते हैं। टीएस मॉर्गन का जो हमने आज एक्सपेरिमेंट पढ़ना है उसमें हम कौन सी कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट को पढ़ रहे हैं? आई कलर को, जिसमें कंट्रास्टिंग पेयर क्या था, या तो रेड आईज होंगी या व्हाइट आईज होंगी, ठीक हो गया। इस तरीके से ये तो आई कलर एक ट्रेट हो गई। इस तरीके से मॉर्गन ने 85 से ज्यादा ड्रोसोफिला की ट्रेट्स को पढ़ा। मॉर्गन ने अपनी पूरी जिंदगी ड्रोसोफिला पे लगा दी, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रेट्स हैं, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स जो कि पढ़ सकते हैं। कितनी पढ़ दी मॉर्गन ने? मॉर्गन स्टडीड मोर देन 85 ट्रेट्स ऑफ ड्रोसोफिला इन हिज लाइफ, ठीक हो गया। दूसरी बात, एक तो ये बात होगी, दूसरी बात क्या है कि जिसकी वजह से ये परफेक्टली सूटेड है फॉर जेनेटिक स्टडीज। हमने जब जेनेटिक्स की स्टडी करनी होती है तो हमने क्रोमोसोम्स को भी पढ़ना होता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स को भी पढ़ना होता है। इनमें से क्रोमोसोम्स निकालना, आइसोलेट करना बड़ा आसान है। वो कैसे? आप अडल्ट में से ना, अडल्ट ऑर्गेनिज्म में से क्रोमोसोम्स को निकालना मुश्किल है। जितनी छोटी फॉर्म होगी ना, सेल, जाइगोट, एम्ब्रियो, लार्वा, उसमें से क्रोमोसोम्स को आइसोलेट करना, निकालना, डिराइव करना आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसके लार्वे को डायसेक्शन करेंगे, काटेंगे, और उसमें से क्रोमोसोम्स निकाल लेंगे, फिर क्रोमोसोम्स को स्टडी कर लेंगे, ठीक है। इसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? इसके पास 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं। तो थोड़े से क्रोमोसोम्स स्टडी करना भी आसान है। जितने ज्यादा क्रोमोसोम्स होंगे, 40, 48, 80, जितने ज्यादा क्रोमोसोम्स होंगे, 500
जितने ज्यादा क्रोमोसोम्स होंगे उतना स्टडी करना मुश्किल है, उतने ज्यादा क्रोमोसोम्स है, उनका पैटर्न देखना है, उनकी जीन्स देखनी है, उनका कैरियोटाइप देखना है, उनकी बैंडिंग पैटर्न देखना, क्या क्या देखना है, ठीक है, उतना ही मुश्किल है। जितना छोटे कम क्रोमोसोम्स होंगे उतना ही आसान है। तो उसके पास सिर्फ 8 क्रोमोसोम्स है इन द फॉर्म ऑफ 4 पेयर्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो 3 पेयर्स दैट आर ऑटोसोम्स एंड द लास्ट पेयर दैट इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, दैट इज XX इन फीमेल्स एंड XY इन मेल्स, दैट वाज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया। तो इसके पास क्या है जी कि लार्वा बड़ा अच्छा मटेरियल है जिससे आप इसकी डिसेक्शन करो और क्रोमोसोम्स को निकालो, क्रोमोसोम्स को पढ़ो, और क्रोमोसोम्स हैं कितने, कम है कितने हैं, ओनली 8 क्रोमोसोम्स हैं इन द फॉर्म ऑफ 4 पेयर्स। ठीक हो गया। तो ये भी एक बात है जिसकी वजह से हमने ड्रोसोफिला को स्टडी करना है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स है ड्रोसोफिला के, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी ओरल कैविटी के अंदर, स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर से जब हमने उसको डायसेक्ट करके क्रोमोसोम्स निकाले तो वो क्रोमोसोम्स बाकी सेल से क्रोमोसोम की निस्बत साइज में बड़े थे। दे वर जाइंट क्रोमोसोम्स। कैसे क्रोमोसोम्स थे? बड़े थे साइज में। तो जो कि बड़े थे तो माइक्रोस्कोप में देखना और सब कुछ करना आसान है। ये जो सारी बात हो रही है ना, ये बात हो रही है 1910 की, 1910 की बात हो रही है। ठीक है। पाकिस्तान आजाद होने में भी 37 साल बाकी थे। ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये 2024 की बात है, सर आप क्या बात कर रहे हैं, बड़े क्रोमोसोम में छोटे जैसे भी हो हम पढ़ लेंगे, हमारे तो कहां तक रिसर्च पहुंच गई है। नहीं नहीं, ये 120 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है। 120-130 साल पहले इतनी ज्यादा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज में नहीं थी, तो उस वक्त पढ़ना, उसके लिए पढ़ने के लिए हमें जब बड़े क्रोमोसोम्स मिल गए, जाइंट क्रोमोसोम्स, में बड़े खुश हुए। और उन क्रोमोसोम्स के पास क्या था, जाइंट क्रोमोसोम के पास स्पेसिफिक बैंडिंग पैटर्न था। वो बैंडिंग पैटर्न क्या है कि फॉर एग्जांपल ये अगर एक क्रोमोसोम है तो उस क्रोमोसोम के ऊपर इस तरीके से हमें बैंड्स नजर आ रहे थे। वो जो बैंड्स थे दे वर रिप्रेजेंटिंग द जीन्स। फॉर एग्जांपल ये एक ए जीन है, ये बी जीन है, ये सी जीन है, ये डी जीन है, दे वर रिप्रेजेंटिंग द जीन्स। तो एक बैंडिंग पैटर्न हमें क्रोमोसोम्स के ऊपर मिला और बड़े बड़े क्रोमोसोम्स मिले किसमें, स्लाइवरी ग्लैंड में से। तो क्या फायदा है, व्हाई ड्रोसोफिला इज परफेक्टली सूटेड फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स। नंबर 1, ड्रोसोफिला contains have large number of distinct contrasting pair of traits। मॉर्गन ने कितनी पढ़ दी, 85 से ऊपर पढ़ दी। लार्वा को डिसेक्ट करो, क्रोमोसोम्स निकाल के पढ़ लो। क्रोमोसोम्स कितने हैं, कम है, 8 हैं, 4 पेयर्स की फॉर्म में। स्लाइवरी ग्लैंड में बड़े बड़े क्रोमोसोम्स, इनको बोलते हैं जाइंट क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक बैंडिंग पैटर्न है जीन्स का। ठीक है। और पांचवी रीजन, ये तो 4 रीजन इसकी यही थी, 4। अब वो जो पांचवी रीजन इसकी थी वाई मॉर्गन सिलेक्टेड, उसमें ये है कि ड्रोसोफिला का जीनोम हम सारा पढ़ चुके हैं। अब आज की बात हो रही, पहले तो नहीं था हुआ, लेकिन ड्रोसोफिला का जीनोम पूरा हमने सीक्वेंस कर लिया हुआ है एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। The entire genome of Drosophila has been sequenced at a part of human genome। Human genome project हमने चैप्टर 23 जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिस्कस किया था। सारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये था कि हमने इंसान के डीएनए में कितने क्रोमोसोम्स हैं, कितने क्रोमोसोम्स के ऊपर कौन कौन सी जीन्स हैं, कौन सी जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है, कौन से लोकस के ऊपर है, उस जीन के कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उस न्यूक्लियोटाइड में क्या, हर चीज को पढ़ लिया हुआ है और हर चीज की इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि भाई कहाँ पे कौन सी जीन है और उसमें क्या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और उसको कैसे आइसोलेट किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है उसके साथ। तो अब जब आपने कोई काम करना होता है तो डायरेक्ट तो बड़ा काम नहीं करना शुरू कर देते ना। एक बंदा वो कहता है जी मैंने माउंट एवरेस्ट सर करना है, तो सीधा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पड़ेगा। वो पहले वो छोटी छोटी पहाड़ियां सर करेगा ना, छोटे पहाड़ सर करेगा, उसके बाद जाएगा माउंट एवरेस्ट पे। तो अब अगर हमने इंसान के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करना है और इंसान के सारे डीएनए को सीक्वेंस करना है तो मैं सीधा इंसान पे जंप कर दूंगा, नहीं। पहले हमने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म शुरू किया, यीस्ट से शुरू किया, यीस्ट से हम ड्रोसोफिला पे आए। तो ड्रोसोफिला का जो जीनोम है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर ही हमने ड्रोसोफिला का भी सारा जीनोम स्टडी कर लिया था। तो हमने पहले ड्रोसोफिला का किया और बाद में हम इंसानों पे गए। तो चूंकि हमें सारा जीनोम इसका पता है और हमें इसकी जीन्स का पता है और हमें इसकी जीन्स की लोकेशन का पता है और हमें इसकी सारी जीन्स के पैटर्न का पता है, तो इस पे एक्सपेरिमेंट्स करना और कट पेस्ट करना और सारा कुछ करना बड़ा आसान है। ठीक है। तो क्या रीजंस हो गई, छोटी है, आसानी से कल्चर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, फास्ट जनरेशन टाइम है, परफेक्टली सूटेड है फॉर जेनेटिक स्टडीज, और इसका पूरे का पूरा एंटायर जीनोम हैव बीन सीक्वेंस्ड सो फार। ठीक है। अब किया क्या, जो हमने आज पढ़ना है वो क्या है, हमने ये पढ़ना है मॉर्गन ने क्या किया। मॉर्गन ना ड्रोसोफिला के मेल फीमेल ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस करा के उनके अंदर इनहेरिटेंस पढ़ रहा था, डिफरेंट ट्रेड्स की इनहेरिटेंस पढ़ रहा था। हुआ क्या कि मॉर्गन की लैब में मॉर्गन का एक को वर्कर था, उसका एक साथी था जो काम कर रहा था, उसका नाम था कैल्विन ब्रिजेस। वो भी एक जेनेटिसिस्ट था, मॉर्गन का असिस्टेंट था। कैल्विन ब्रिजेस ने एक अनयूजुअल फ्लाई देखी। उसने देखी एक ऐसी मक्खी देखी जिसकी आंखें वाइट थी। अभी तक तो सारी जो ड्रोसोफिला देख रहे हैं और सारी जो फ्लाइज देख रहे हैं, सारी जो मक्खियां देख रहे हैं, उन सबकी आंखें रेड हैं। कैल्विन ब्रिजेस ने एक मक्खी ऐसी देखी जिसकी आंखें क्या है, सफेद, व्हाइट। अब हमारे जैसा या कोई बंदा होता है, मैं होता वहां, तो मैं तो फौरन मार देता व्हाइट मक्खी को कि तू तो मार दे, सारे से आप ही खत्म हुए, इससे पहले कि मेरा बॉस देखे मैं मार देता। उसने क्या किया, वो लेके बॉस के पास चला गया, मॉर्गन के पास, कि सर मुझे ये देखें, ये एक अजीब तरह की व्हाइट आई वाली जो है ना मक्खी मिली है। मॉर्गन ने क्या करना था, मॉर्गन तो रिसर्चर था। मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने देखा कि जो ये मक्खी है व्हाइट आई वाली, ये कौन सी है। जो व्हाइट आई वाली जो फ्लाई थी वो मेल फ्लाई थी।
उसका राउंड एब्डोमेन था, ब्लैक एब्डोमेन था, उसकी सेक्स कॉम्ब थी इंटीरियर लेग्स के ऊपर। मॉर्गन ने क्या किया, उस व्हाइट आइड मेल का क्रॉस करा दिया रेड आइड फीमेल के साथ। ठीक है, व्हाइट आइड मेल का क्रॉस, उसको नहीं पता क्या हो रहा है, क्या पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, क्या किस क्रोमोसोम के ऊपर इसकी जीन है, आई कलर की, उसे कुछ नहीं पता। उसने सिंपली क्या किया, उसने एक व्हाइट आइड मेल का क्रॉस करा दिया रेड आइड फीमेल के साथ। ठीक है, व्हाइट आइड मेल का क्रॉस करा दिया रेड आइड फीमेल के साथ। सारे के सारे बच्चे जो F1 में आए, ऑल वर रेड आइज। कितने बच्चे आए, ऑल 1 2 3 7, 1237, 1237 ऑफस्प्रिंग जितनी फीमेल्स आई, सारी जितने ऑफस्प्रिंग्स आए सारे के सारे रेड आइज थे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सारी सारे रेड आइज आए। ऑब्वियस ही बात है, जब F1 आती है तो F1 में डोमिनेंट ट्रेट ही आती है आगे। ठीक है, और हमें ये समझाया हुआ मेंडल ने कि जो ट्रेट F1 में आए वो डोमिनेंट कहलाएगी। तो अब रेड और व्हाइट का क्रॉस कराया, F1 में रेड आई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेड डोमिनेंट है। ठीक है, अगर व्हाइट आ जाता तो हम कहते व्हाइट डोमिनेंट है, और अगर पिंक आ जाता तो हम कहते इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और अगर एक आंख रेड आती एक आंख व्हाइट आती तो हम कहते को डोमिनेंस है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि सारे F1 में जो ऑर्गेनिजम्स आए वो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स क्या थे, रेड आइज थे। ठीक है, तो मॉर्गन खुश था, मॉर्गन ने कहा ठीक है। अब फिर मॉर्गन ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप पे गया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया मॉर्गन ने रेड आइड फीमेल का क्रॉस कराया रेड आइड मेल के साथ। क्या मतलब, ये जो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं F1 के, F2 हम कैसे लेते हैं, F1 की सेल्फ फर्टिलाइजेशन से। तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स आए, इसमें फीमेल्स भी आई और मेल्स भी आए, इन मेल्स और फीमेल्स को आपस में क्रॉस करने दिया, इनको आपस में ब्रीड करने दिया। यानी उसने व्हाइट आइड मेल का क्रॉस कराया रेड आइड फीमेल के साथ। उसके जो बच्चे आए उसमें फीमेल्स भी थी और मेल्स भी थी, सारों की आंखें रेड थी, इनका क्रॉस होने दिया, यानी इनकी फीमेल्स को इनके मेल के साथ रिप्रोड्यूस करने दिया। जब ये फीमेल और मेल आपस में रिप्रोड्यूस कराए उसने, तो क्या हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग्स आए वो क्या थे, 2 4 5 9 रेड आइड फीमेल्स आई, 1 0 1 1 रेड आइड मेल्स आए। ये REF और REM मैंने अपनी बनाई हुई शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं, आप बस देख लें, इसको लिख लीजिएगा या ना लिखिएगा बेशक आपकी मर्जी है। और 782, सिर्फ 782 वाइड आइड मेल्स आए। क्या हुआ, क्या हुआ, ये इतने आई रेड आइड फीमेल्स, इतनी आई रेड आइड मेल्स, और सिर्फ इतने से आए वाइट आइड मेल। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इन दोनों को मिला लें तो रेड आइज आएंगी ना, दोनों को मिला लें तो कितनी आई, 3470, 3470 ऑफस्प्रिंग्स आए रेड आइड और सिर्फ 782 आए वाइट आइड। ये 3:1 पे मेंडल की पूरा नहीं उतरा। मेंडल ने क्या करा, 3:1 आएगी। अगर आप 3470 को 72 पे डिवाइड करो ना तो आंसर 6 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट 6.3:1 आया, 6:1 आया। तो मेंडल ने तो कहा 3:1 आएगा, तो ये तो उसकी रेशो पे पूरा नहीं उतरा। ठीक है, रेड ज्यादा है और व्हाइट बिल्कुल कम है, बहुत कम आई है व्हाइट। और एक खास बात है, रेड आइड फीमेल्स आई, रेड आइड मेल्स आए और व्हाइट आइड मेल आए। खास बात यह थी कि मॉर्गन ने कहा कि अभी भी व्हाइट आइड मेल आया है और जो पहले था वो भी व्हाइट आइड मेल था, फीमेल क्यों नहीं आ रही व्हाइट आई वाली। मॉर्गन ने कहा इसका मतलब फीमेल व्हाइट आई वाली हो ही नहीं सकती, फीमेल भी क्यों नहीं आ रही व्हाइट आई। तो अब दोबारा से समझना है इस क्रॉस को, मैं सारी चीजों को समझाता हूं, पहले जनरल कॉन्सेप्ट समझ लो क्या हुआ। मॉर्गन का को वर्कर कैल्विन ब्रिजेस उसके बाद व्हाइट आइड मेल ले आया। मॉर्गन ने रेड आइड फीमेल को क्रॉस करा दिया व्हाइट आइड मेल के साथ। F1 में सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स की रेड आइड्स थी, कुछ फीमेल्स थी कुछ मेल्स थे। अब उनका आपस में उसने क्रॉस होने दिया, रेड आइड फीमेल्स का रेड आइड मेल्स के साथ, जो F1 वाली थी। उससे जब F2 आई तो उसमें 2 4 5 9 रेड आइड फीमेल्स आई, 1 0 1 1 रेड आइड मेल्स आए और 782 व्हाइट आइड मेल आए। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करें, 3470, ये आई रेड आइड और ये आई व्हाइट आइड। ये रेशो 3:1 नहीं थी, एक बात। दूसरी बात, जो व्हाइट आई रिसेसिव फिनोटाइप वो बहुत कम थी, 3:1 पूरी नहीं थी बल्कि 6:1 थी, यानी बहुत कम होगी। और तीसरी बात कि जो ऑफस्प्रिंग्स आए थे व्हाइट आइड वो सारे मेल थे। अब इससे जो है ना मॉर्गन के कान खड़े हो गए। मॉर्गन ने कहा कि ऐसा क्यों है। मॉर्गन ने एक प्रोपोजिशन दी अपनी बात के लिए, वो प्रोपोजिशन मैं आगे देता हूं। ठीक है, पहले हम क्रॉस को देखते हैं कि क्रॉस कैसा हुआ। इस क्रॉस की जीनोटाइप पढ़ने से पहले ये बात देख लें कि मॉर्गन ने इस बात से क्या अखज़ किया, क्या कंक्लूजन निकाला, क्या बात इन्फर की कि जो ये क्रॉस उसने किया कि भाई व्हाइट आइड मेल का क्रॉस कराया फीमेल के साथ, सारे सारे ऑफस्प्रिंग व्हाइट रेड आइड आए और फिर रेड आइड्स को आपस में उनको सेल्फ फर्टिलाइज करने दिया F1 को। उसके बाद जब F2 आई तो उसमें सिर्फ जो मेल्स आए वो व्हाइट आइड थे, फीमेल कोई भी व्हाइट आई वाली नहीं थी। मॉर्गन ने ये कंक्लूड किया, मॉर्गन ने कहा द जीन फॉर द आई कलर ऑफ द ड्रोसोफिला इज लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम। अब मॉर्गन बड़ा जीनियस था, तेज था, जेनेटिसिस्ट था। हम जैसे कोई बंदा होगा हम ये सोचते कि यार मेल ही सिर्फ व्हाइट आ रहे हैं और फीमेल जो है ना व्हाइट नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि व्हाइट करने वाली जो जीन है ना वो मेल के वाई क्रोमोसोम के ऊपर होगी, फिर तभी तो वाई के पास जो है ना
वाइट आ रहा है, मेल आ रहा है वाइट और फीमेल नहीं आ रही वाइट, हम तो ये सोचते। लेकिन मॉर्गन ने क्या कहा, मॉर्गन ने कहा द जीन कलर की जो आई कलर की जो जीन है दैट इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम ओनली। मॉर्गन ने कहा कि द जीन फॉर द आई कलर इज लोकेटेड ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन है आई कलर की, वाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन नहीं है। अब जो भी जीन होगी उसकी दो अलील्स होती हैं, एक अलील एक क्रोमोसोम के ऊपर होती है, एक अलील दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर होती है। मॉर्गन ने कहा कि आई कलर की जो जीन है उसकी जो अलील है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर तो है, लेकिन उसका काउंटर पार्ट दूसरे होमोलोग के ऊपर वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है। सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अलील है, वाई के ऊपर नहीं है। एक्स के ऊपर दोनों के ऊपर अलील्स हो सकती हैं लेकिन वाई के ऊपर नहीं हो सकती। मॉर्गन ने क्या कंक्लूड किया, मॉर्गन प्रपोज्ड दैट जीन फॉर द आई कलर, ड्रोसोफिला की आई कलर रेड होगा कि व्हाइट होगा, इज लोकेटेड ऑन कौन से क्रोमोसोम, ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम। मतलब द अलील्स फॉर द आई कलर आर ओनली ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अलील्स हैं इस जीन की, देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग अलील फॉर दिस ट्रेट ऑन वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई इसकी जो है ना वो अलील मौजूद नहीं है। मतलब क्या, अब अगर वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मैंने जीन बनानी है तो आपको पता है कि जो आई कलर की ड्रोसोफिला की जीन है ना उसको हम W+ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रेड कलर वाली अलील होती है, ठीक है। ये वाली जो अलील है इसको हम जिस तरह रिप्रेजेंट करेंगे XW+, ठीक है। और जो व्हाइट वाला है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे XW, प्लस नहीं लगाएंगे, XW। ये क्या करेगा, व्हाइट कलर। इसका मतलब अगर हम फीमेल लिखें तो फीमेल यहां तो ऐसे होगी XW+, ठीक है। ये क्या हो गई फीमेल, होमोजाइगस। अब फीमेल के पास चूंकि दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल्स के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं XX, और मेल होता है XY, इसके पास XXXY पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है ना। अब फीमेल के पास चूंकि दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो उसके पास दोनों एक्स के ऊपर XW+ हो सकता है तो होमोजाइगस, और अगर एक के ऊपर XW+ हुआ और एक के ऊपर XW हुआ तो ये क्या बन गई, हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो फीमेल तो यहां होमोजाइगस हो सकती है या हेट्रोजाइगस हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। लेकिन मेल के बारे में उसने क्या कहा, उसने कहा मेल के बारे में ये कहा मेल होगा XY। उसने कहा यहां तो मेल ये होगा XW+Y, इसकी कौन सी होंगी, रेड आईज होंगी, ठीक है, क्योंकि ये XW+ वाला है, ठीक है। अब Y के ऊपर मैंने W नहीं लिखा, Y के ऊपर W या W+ नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि जो उसकी अलील है W+ और W+ और W ये X क्रोमोसोम के ऊपर है, Y के ऊपर नहीं है। ये ऐसा मेंडल ने प्रपोज, इससे मॉर्गन ने प्रपोज किया, कंफर्म नहीं था, अभी आज हमें कंफर्म है कि ऐसा ही है। इसकी अलील फॉर आई कलर द ड्रोसोफिला की जो जीन है और जो अलील है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, इट हैज नो काउंटर पार्ट, नो कॉरस्पॉन्डिंग अलील ऑन द वाई क्रोमोसोम, सिर्फ एक्स पे या वाई पे नहीं है, ठीक है। अब आपको मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि एक्स क्रोमोसोम स्लाइटली लार्जर है, बड़ा है, और वाई क्रोमोसोम इंसानों में स्लाइटली स्मॉलर है थोड़ा सा, और उसमें भी क्या था, जे शेप था। तो वाई क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी एक्स क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी से मुख्तलिफ है, और वाई क्रोमोसोम की जीन्स एक्स क्रोमोसोम की जीन से मुख्तलिफ हैं। जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हैं वो वाई के ऊपर नहीं है, जो वाई के ऊपर है वो एक्स के ऊपर नहीं है। कुछ जीन्स ऐसी हैं जो एक्स के ऊपर भी हैं और वाई के ऊपर भी हैं, लेकिन मोस्टली जीन्स जो एक्स पे हैं वो वाई पे नहीं, जो वाई पे हैं वो एक्स पे नहीं। कुछ जीन्स ऐसी हैं जो एक्स और वाई दोनों पे हैं। तो ऐसी जीन्स जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ऊपर हो, जिस तरह ड्रोसोफिला की आई कलर की जीन है ये W+ और W, जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हो, वाई क्रोमोसोम के ऊपर ना हो, ऐसी जीन को बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन, कि ये एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक है, उसके साथ नथी है, उसके साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ रहनी है, वाई पे है ही नहीं। और अगर कोई ऐसी जीन हो जो कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर हो लेकिन उसका कोई काउंटर पार्ट एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ना हो, जिस तरह SRY जीन पड़ी थी इंसानों में, मेल्स में, कि SRY जीन मेल को मेल बनाती है, वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर तो नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जो SRY जीन हो गई ये सिर्फ वाई के ऊपर है, एक्स के ऊपर नहीं है, तो उसे बोलेंगे वाई लिंक्ड जीन। क्या बोलेंगे, वाई लिंक्ड जीन्स, ठीक है। ऐसी जीन जो कि सिर्फ एक्स के ऊपर हो और उसकी कोई कॉरस्पॉन्डिंग एलील, कोई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वाई के ऊपर ना हो, उसे बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन। और ऐसी जीन जिसकी एक अलील या एक जीन वाई क्रोमोसोम के ऊपर हो, उसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक्स के ऊपर ना हो, उसे बोलेंगे वाई लिंक्ड जीन। अब ये जो एक्स लिंक्ड जीन है, ये एक्स लिंक्ड जीन जिस तरह ड्रोसोफिला के कलर की W+ है, ये एक्स लिंक्ड जीन जोन सी फिनोटाइप को कंट्रोल करेगी, जोन सी ट्रेट को कंट्रोल करेगी, उसे बोलेंगे एक्स लिंक्ड ट्रेट। और ये वाई लिंक्ड जीन जिसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, ये वाई लिंक्ड जीन जोन सी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करेगी, जोन सी ट्रेट को कंट्रोल करेगी, उसे बोलेंगे वाई लिंक्ड ट्रेट। जिस तरह मेलनेस, बंदा होना, ये वाई लिंक्ड ट्रेट है। वाई लिंक्ड ट्रेट का मतलब है मेलनेस। मेलनेस के लिए जीन कौन सी है, SRY जीन। SRY जीन सिर्फ किसके ऊपर है, वाई के ऊपर, एक्स के ऊपर नहीं है। तो वाई लिंक्ड जीन, वाई लिंक्ड ट्रेट। वाई लिंक्ड जीन हो गई SRY जीन, वाई लिंक्ड ट्रेट हो गई मेलनेस। एक्स लिंक्ड
जीन हो गई W+W, और एक्स लिंक्ड ट्रेट हो गई आई कलर। समझ में आ गई बात? इस तरीके से मॉर्गन ने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया कि जीन फॉर द आई कलर इज लोकेटेड ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड द अलील्स फॉर द आई कलर आर ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम, देयर आर नो कॉरस्पॉन्डिंग अलील्स फॉर दिस ट्रेट ऑन द वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो फीमेल्स के पास जो है ना वो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं चूंकि, तो फीमेल के पास या तो W+W+ हो जाएगा या फिर W+W हो जाएगा। फीमेल या तो होमोजाइगस होगी या हेटेरोजाइगस होगी। लेकिन मेल क्या होगा? मेल या तो W+Y हो सकता है या फिर XW खाली Y हो सकता है। अब ये जो XWY वाला मेल है ये कौन सी कलर वाला होगा? ये व्हाइट आइड मेल होगा। ठीक हो गया। अब मेल के पास एक जीन है, एक अलील है, दूसरी क्रोमोसोम पे है ही नहीं। अब अगर दोनों सेम हो तो फिर बोलते हैं होमोजाइगस, अगर दोनों डिफरेंट हो तो फिर बोलते हैं हेटेरोजाइगस। अब ये तो है ही आधी, एक है ही नहीं। अगर दोनों सेम तो होमो, अगर दोनों डिफरेंट तो हेटेरो। अब एक तरफ है एक तरफ है ही नहीं, तो ये क्या बना? ये बना हेमीजाइगस। इसे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएगी हेमीजाइगस कंडीशन। हेमी का मतलब होता है हाफ। तो एक अलील एक क्रोमोसोम के ऊपर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग होमोलोग के ऊपर दूसरी अलील है ही नहीं, इसको बोलेंगे हेमीजाइगस। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मेल्स आर हेमीजाइगस व्हाइल फीमेल्स कैन बी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। समझ में आ गई ये बात? इसकी ये बात समझ में आ गई सारी? ठीक है, अब देखो ये डेफिनेशन याद रखनी है, ये डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है बार बार। अ ट्रेट, एक ऐसी ट्रेट हुज जीन इज प्रेजेंट, जिसकी जीन मौजूद है किस पे? ऑन एक्स क्रोमोसोम, जिसकी जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। ओनली कर देते हैं, ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। ऐसी ट्रेट को क्या बोलेंगे? एक्स लिंक ट्रेट। अ ट्रेट हुज जीन इज प्रेजेंट ओनली, सिर्फ जीन किस पे मौजूद है? एक्स क्रोमोसोम पे, वाई पे है ही नहीं। इट हैज नो कॉरस्पॉन्डिंग अलील ऑन द वाई क्रोमोसोम, इसके ऊपर कोई, इसकी जो दूसरी अलील है ये लिखा मैंने, इट हैज नो कॉरस्पॉन्डिंग अलील फॉर दिस ट्रेट ऑन वाई क्रोमोसोम, दूसरी अलील वाई क्रोमोसोम के ऊपर है ही नहीं, इसको बोलेंगे एक्स लिंक ट्रेट। इसी से अगर मैंने वाई लिंक ट्रेट की डेफिनेशन बनानी हो, अ ट्रेट हुज जीन इज प्रेजेंट only on Y chromosome is called Y-linked trait. A trait whose gene is present only on Y chromosome and has no counterpart on X chromosome is called Y-linked trait. और X-linked gene की डेफिनेशन क्या होगी? A gene present only on X chromosome, ऐसी जीन जो कि सिर्फ X क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, having no counterpart on the Y chromosome, उसकी कोई corresponding allele, कोई counterpart Y क्रोमोसोम के ऊपर है ही नहीं, उसे बोलेंगे X-linked gene। और यही अगर मैं डेफिनेशन कर दूं, a gene present only on Y chromosome having no counterpart on X chromosome is called Y-linked gene। समझ में आ गई बात? ये X linked और Y linked क्या है? ठीक है, अब हम चलते हैं मॉर्गन के क्रॉस की तरफ कि मॉर्गन ने क्या क्रॉस किया। अब देखो कि क्रॉस क्या हुआ, क्रॉस की जीनोटाइप क्या बनी और कैसे क्रॉस हुआ। मॉर्गन ने क्या किया, रेड आइड फीमेल का क्रॉस कराया, वो जो कैल्विन ब्रिजेस ने ढूंढ के दिया था ना व्हाइट आइड वाला मेल, उसके साथ। अभी जो रेड आइड फीमेल थी ना, ये होमोजाइगस थी फॉर रेड अलील्स। रेड जीन के लिए होमोजाइगस थी, दोनों अलील्स जिसके पास XW+ वाली थी। वो क्यों? क्योंकि इससे पहले व्हाइट आई थी ही नहीं। व्हाइट आई कैसे आई? व्हाइट आई की जो XW वाली अलील बनी है वो म्यूटेशन से बन गई, म्यूटेशन हुई, उसकी वजह से डीएनए में चेंज आया, जिसकी वजह से डीएनए ने अब कैरेक्टरिस्टिक क्या शो करना शुरू कर दी, अब रेड आई की जगह एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया एज फिनोटाइप व्हाइट आई में। तो उसको व्हाइट के लिए हमने रिप्रेजेंट कर लिया XW से। तो इससे पहले तो व्हाइट थी कोई नहीं, या अगर थी भी तो किसी ने पढ़ी नहीं हुई थी या किसी के पास थी नहीं। तो उसका मतलब ये हो गया कि जो ये वाली रेड आइड फीमेल उसने इस तरह शुरू किया, वाइल्ड टाइप फीमेल, वाइल्ड का मतलब है नॉर्मली नेचुरली जो दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, वो यही वाली फीमेल थी, वाइल्ड टाइप फीमेल, जो कि होमोजाइगस थी फॉर रेड आइड अलील्स। ठीक हो गया। और जो मेल कैल्विन ब्रिजेस को मिला था वो ये वाला हो गया। अगर हम ये वाला सिस्टम को देख ले, मॉर्गन की बात को सच मान लें कि एक्स के ऊपर अलील है और वाई के ऊपर अलील नहीं है आई कलर की, तो यही वाला जीनोटाइप बनेगा इसका XWY। ठीक है, जब इसके गमीट्स बने तो आधे आधे कर दो, XW एक गमीट में आ गया, Y एक गमीट में आ गया, इसके आधे आधे कर दो XW+, इसने तो सारे के सारे अलील जो इसने तो सारे के सारे गमीट्स XW+ वाले बनाए, तो 100% सारे गमीट्स XW+ वाले बने। लेकिन मेल में क्या हुआ कि आधों में XW आ गया और आधों में Y आ गया, तो 50-50% बने, 50% गमीट्स XW वाले बने और 50% Y वाले बने। ठीक हो गया। इसका पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लो, पुनेट स्क्वायर का डब्बा वैसा ही है, बुक वाले ने जरा थोड़ा स्टाइलिश करके इसको टेढ़ा कर दिया, तो मैंने भी टेढ़ा करके बना दिया। आप सीधा करके डब्बा बना देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, हमने फीमेल के मीट्स को यहाँ लिख लिया, मेल के मीट्स को यहाँ लिख लिया। फीमेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, मेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये हो गया XWY, ये हो गए दोनों XW+। ये XW+ फीमेल के मीट यहाँ लिख दिए, XWY यहाँ लिख दिए। ठीक है, XW+XW ये हो गया, XW+Y ये हो गया, XW+XW ये हो गया, XW+XY ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मेल्स में तो XW+ गया, तो मेल तो दोनों हो गए,
रेड वाले, सही हो गया। अब ये जो फीमेल्स आई XW प्लस XW वाली, ये हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन XW चूंकि डोमिनेंट, W प्लस डोमिनेंट है W के ऊपर, तो इनकी जो फिनोटाइप आई वो भी क्या थी, रेड। ये जो फीमेल्स आई ये भी क्या थी, रेड आइड फीमेल। तो सारी की सारी जो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स आए, चाहे वो फीमेल्स हो या मेल्स हो, वो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स आए रेड आइड्स वाले, ठीक है। लेकिन इसमें आपने ये बात डिफरेंस नोट करना है कि जो ये रेड आइड फीमेल आई है F1 के अंदर, ये रेड आइड फीमेल P1 वाली पेरेंट्स की तरह की रेड आइड नहीं है। ये होमोजाइगस रेड आइड थी, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है। अब इनके अंदर एक रिसेसिव एलील है, लेकिन उसका असर जो शो नहीं हो रहा, उसका असर जाहिर नहीं हो रहा, क्योंकि XW प्लस डोमिनेंट है XW के ऊपर, तो उसने इसके असर को मुकम्मल तौर पे छुपा दिया। तो अब अच्छा, हमने ना एक वो जब पढ़ा था ना ओवर डोमिनेंस, तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि XW प्लस XW वाली जो ड्रोसोफिला की फीमेल थी ना, उसकी आईज में मोर पिगमेंट बन गया था, मोर फ्लोरेसेंट पिगमेंट, मोर ब्राइट रेड आईज हो गई थी। अब यहां पर ना अभी हमने फिलहाल इसको ब्राइट रेड और मोर ज्यादा रेड को फ्लोरेसेंट पिगमेंट को डिस्कस नहीं करना। जो XW प्लस है ये होमोजाइगस है, ये भी रेड आइज है। जो XW प्लस XW हेट्रोजाइगस फीमेल है, ये भी रेड आइड है, ठीक हो गया। फीमेल कब होगी ब्लैक आई वाली, फीमेल तब होगी जब उसके पास दोनों अलील्स रिसेसिव आएंगी, XW XW। फीमेल तब व्हाइट आइड होगी जब दोनों अलील्स छोटी वाली आएंगी, XW XW, ठीक है। ठीक समझ में आ गई बात। लेकिन मेल में अगर एक भी XW आ गई तो मेल व्हाइट हो जाएगा। फीमेल को व्हाइट करना, व्हाइट आंखों वाला करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि फीमेल में 2 X क्रोमोसोम है और X क्रोमोसोम के ऊपर X आई कलर की जीन है। XW प्लस जब ये थी तब भी रेड आइड थी, जब XW प्लस XW हुई तब भी रेड आइड थी, जब XW XW होगी तो फिर व्हाइट आई होगी फीमेल। लेकिन मेल में क्या है, मेल में अगर एक भी XW आ गया तो मेल व्हाइट आई हो जाएगा, ठीक है। अब व्हाइट आइड मेल का जब क्रॉस कराया रेड आइड के साथ, तो फीमेल सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स आए, 1 2 3 7 1237 जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आए, सारे सारे कहते हैं रेड आइड। लेकिन इसमें ये बात नोट कर लो यहाँ पे जीनोटाइप में कि ये वाली जो फीमेल आई है ये हेट्रोजाइगस है, F1 वाली जो फीमेल आई है तो रेड आइड, लेकिन ये इस तरह की नहीं है, ये चेंज है। अब क्या हुआ, हम F1 की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं प्लांट्स में। अब एनिमल्स में तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती नहीं है, तो हमने F1 के ऑफस्प्रिंग्स को आपस में ब्रीड करने दिया, यानी ये फीमेल ये मेल के साथ ब्रीड करने दिया। अब इस फीमेल का क्रॉस इसके साथ नहीं कराया, पेरेंट के साथ नहीं कराया, इनका आपस में, ये रेड आइड थी मेल भी और रेड आइड थी फीमेल भी, रेड आइड फीमेल का क्रॉस कराया रेड आइड मेल के साथ जो F1 में आए थे। F1 इंटू F1, रेड आइड फीमेल ये वाली XW प्लस XW और रेड आइड मेल ये वाला XW प्लस XY। इनके गमीट्स बनाओ, XW प्लस एक गमीट में आ गया, XY एक में आ गया, 50-50% गमीट्स बने। अब इसमें देखो XW प्लस एक में चला गया, XW एक में चला गया, इसके भी 50-50% गमीट्स बने, आधे ये वाले आधे ये वाले। इसमें क्या था, सारे एक ही थे तो सारे 100% वही सारे एक ही गमीट्स बने। इसमें क्या है, आधे ये, ठीक हो गया। अब वही उस तरह फीमेल को एक तरफ मेल को एक तरफ, ये फीमेल है ये मेल है, फीमेल के गमीट्स मैंने एक तरफ लिख लिए, मेल के फीमेल के एक तरफ लिख लिए, मेल के एक तरफ लिख लिए। अब मिला के लिख दो XW प्लस XW प्लस XW प्लस XW, ठीक है, और XW प्लस Y और ये वाला XWY। अब ये जो आया मेरे पास XWY, ये आया व्हाइट आइड मेल, इसके पास तो XW प्लस था, ठीक है, ये तो आई रेड आइड मेल। ये इसके पास दोनों होमोजाइगस थी, रेड आइड फीमेल, इसके पास एक आ गई तो फिर भी ये रेड आइड फीमेल। अब ये जो आया ये आया XWY, ये आया व्हाइट आइड मेल, ठीक है। ये कितने कितने आए ये कितने कितने आए, ये इतने इतने आए, 2459 आई रेड आइड फीमेल्स, इन दोनों को मिला के, ये दोनों मिला के आई 2459, 1011 आए रेड आइड मेल ये वाले, और 782 आए व्हाइट आइड मेल्स ये वाले। अब अगर हम इन तीनों को मिलाएं, रेड आइड जितने भी आए हैं वो रेड आइड बने 3470, ये कई ज्यादा हैं 782 से, 3:1 से कहीं ज्यादा है, 3:1 नहीं आई। और जो रिसेसिव फिनोटाइप है, व्हाइट वाली रिसेसिव थी, XW रिसेसिव एलील थी और XW प्लस डोमिनेंट थी, ये जो रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव फिनोटाइप है, व्हाइट आइड मेल है, ये बहुत कम आए, 782 बहुत कम आए। और जो जितने भी रिसेसिव वाले आए, जितने भी व्हाइट आइड आए, सारे मेल थे, फीमेल कोई नहीं थी। इस बात से मॉर्गन ने कंक्लूड करके ये कहा, समझ में आ गई ये बात। अब ये देखने के लिए कि क्या फीमेल व्हाइट आइड हो ही नहीं सकती, फीमेल रेड आइड ही रहेगी हमेशा, फीमेल कभी व्हाइट आइड नहीं हो सकती, मॉर्गन ने क्या किया, टेस्ट क्रॉस।
टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, इंडिविजुअल शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस विद द इंडिविजुअल शोइंग रिसेसिव फिनोटाइप, और उसमें पता चलता है कि जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल क्या था जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा था, कि वो होमोजाइगस था कि हेटेरोजाइगस था। ठीक हो गया। अब देखो हमने क्या किया, जो रेड आइड फीमेल आई F1 की, मॉर्गन ने क्या किया, जो रेड आइड फीमेल आई F1 की, ये वाली हेटेरोजाइगस वाली, इस हेटेरोजाइगस वाली फीमेल का क्रॉस कराया P1 वाले मेल के साथ, व्हाइट आइड मेल के साथ, इसको कहा टेस्ट क्रॉस। ये पहला स्टेप था, इसको बोला फर्स्ट स्टेप, इसको बोला सेकंड स्टेप क्रॉस, इसको बोला फर्स्ट स्टेप क्रॉस, इसको बोला सेकंड स्टेप क्रॉस। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जो व्हाइट आइड मेल मिला था उसको होमोजाइगस रेड आइड फीमेल से क्रॉस करा दिया। F1 आ गई, F1 में जो ऑफस्प्रिंग आए उनको आपस में क्रॉस कराया, सारे रेड आइड थे, मेल भी रेड आइड थे, फीमेल भी रेड आइड थे, लेकिन फीमेल रेड आइड जो थी ना वो हेटेरोजाइगस वाली थी। इनका जब क्रॉस कराया तो क्या हुआ, ये सारे आए रेड आइड और व्हाइट आइड मेल आए 782। ठीक है। अब इसने क्या किया, ये जो हेटेरोजाइगस फीमेल है F1 वाली, इसका क्रॉस कराया रेड आइड फीमेल ऑफ F1 का क्रॉस कराया व्हाइट आइड मेल ऑफ P1 ये वाले के साथ। ठीक है। अब इसके गिमीट्स बना लो XWY, इसके बना लो XW प्लस XW, इसके इधर लिख दो XW प्लस XW, इसके इधर लिख दो XWY। ठीक है। ये फीमेल होगी मेल होगा, मिला लो XW प्लस XW, XW XW, XWY, XW प्लस Y। अब देखो क्या हुआ, व्हाइट आइड फीमेल भी आई, व्हाइट आइड मेल भी आए, रेड आइड फीमेल्स भी आई, रेड आइड मेल्स भी आई, ये तो आनी थी, लेकिन व्हाइट आइड फीमेल भी आ गई। तो मॉर्गन ने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि व्हाइट आइड फीमेल भी आ गई। इसका मतलब ये है कि फीमेल भी व्हाइट हो सकती है। अगर फीमेल व्हाइट ना आती तो मॉर्गन का ये कंक्लूजन कि आई कलर की जीन, व्हाइट कलर की आई कलर की जीन एक्स क्रोमोसोम पे है, ये गलत हो जाना था, और फिर हमने कहना था कि व्हाइट कलर की आई कलर की जीन वाई क्रोमोसोम पे है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, वो उसको व्हाइट कर सकती है। समझ में आ गई बात। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि व्हाइट कलर कितने कितने ऑफस्प्रिंग्स आए, कितने कितने ऑफस्प्रिंग्स आए, 129 रेड आइड फीमेल्स आई, 132 रेड आइड मेल्स आए, बराबर बराबर है ऑलमोस्ट, 129 132, 3 का फर्क है, बराबर हो गया ना, आधे ये है आधे ये, एक आधा ऊपर नीचे हो ही जाता, आधे ये आधे ये। अच्छा, व्हाइट आइड फीमेल्स आई 88, व्हाइट आइड मेल्स आए 86, दो का फर्क आया, बराबर बराबर आए। इसका मतलब जितने रेड आइड फीमेल्स आई उतनी रेड आइड मेल्स आए, जितने व्हाइट आइड फीमेल्स आई उतनी व्हाइट आइड मेल्स आए, सब कुछ ओके हो गया, बराबर हो गया। मेंडल ने का शुक्र, मॉर्गन ने का शुक्र है, मेरे बार बार मुंह से मेंडल निकल जाता है, मॉर्गन ने का शुक्र है कि व्हाइट आइड फीमेल आई। मॉर्गन की बात सच साबित हो गई कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है आई कलर की जीन। तो मैंने मेंडल मॉर्गन से पूछा कि भाई फीमेल क्यों का इतनी मुश्किल जो आगे आई है फीमेल व्हाइट आइड वाली, मेल तो फौरन ही आ गया था। तो मॉर्गन ने कहा कि फीमेल को व्हाइट आइड करना मुश्किल है। वो क्यों, क्योंकि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स है, अगर दोनों में से किसी एक के पास भी XW प्लस हो गया तो फीमेल रेड आइड ही रहेगी। अगर दोनों पे XW प्लस हुआ फिर भी रेड, अगर एक पे XW प्लस हुआ एक पे XW फिर भी रेड, अगर दोनों पे XW हुआ रिसेसिव वाली तो फिर व्हाइट आइड होगी फीमेल। तो दोनों व्हाइट W करना रिसेसिव करना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मेल में क्या है, अगर XW प्लस हुआ Y के साथ तो रेड आइड मेल होंगे, और अगर XW हुआ Y के साथ तो व्हाइट आइड मेल होंगे। इसका मतलब मेल में अगर एक भी XW यानी रिसेसिव एलील आ गई तो मेल व्हाइट हो जाएगा। इसका मतलब मेल को व्हाइट करना, व्हाइट आइड करना आसान है एज कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है। तो फीमेल्स में देखो क्या है, अगर ये हुआ तो भी रेड, अगर ये हुआ तो भी रेड, अगर दोनों छोटी हुई तो फिर व्हाइट। लेकिन मेल में क्या है, मेल में ये हुआ तो रेड, ये हुआ तो व्हाइट। इसका मतलब मेल में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स मेल के अंदर ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू फीमेल्स। मेल्स को वो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स ज्यादा आसानी से पास आउट होंगी एज कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में दोनों रिसेसिव आएंगी तो फीमेल्स को ट्रेट आएगी। अब ये कैसे पास ऑन हो रही है, इसकी एक्स लिंक्ड की रिसेसिव की डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की इनहेरिटेंस का पैटर्न ऑफ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, यहां पर भी समझा सकता हूं। यहां पे नीचे पैराग्राफ लिखा है कि यहां पे समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। ये मैं आपको बात समझाऊंगा हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया की जब इनहेरिटेंस समझाऊंगा ना अभी साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स कैसे इनहेरिट होते हैं। फिर हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी पढ़ेंगे और फिर वाई लिंक्ड भी पढ़ेंगे कि कैसे उनकी इनहेरिटेंस होती है। ठीक है। अब ये 3 स्टेप के क्रॉस करके स्टेप 1, स्टेप 2 और टेस्ट क्रॉस करके मॉर्गन बाज नहीं आया। मॉर्गन एक और स्टेप पे चला गया, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस या फिर कंफर्मेटरी टेस्ट या कंफर्मेटरी क्रॉस। ये क्या है कंफर्मेटरी क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? मॉर्गन ने कहा कि भाई बड़ी मुश्किल से व्हाइट आइड फीमेल मिल गई है मुझे, तो मैं क्यों ना इस व्हाइट आइड फीमेल का रेड आइड मेल के साथ क्रॉस करा के देखूं क्या बनता है। व्हाइट आइड मेल तो था ना, रेड आइड फीमेल थी,
व्हाइट आइड मेल था, यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों आपस सारे रेड आइड थे, यहाँ पे रेड आइड फीमेल थी, व्हाइट आइड मेल था, यहाँ पर भी वही था। लेकिन अब क्या मिल गया मॉर्गन को? व्हाइट आइड फीमेल। तो मॉर्गन ने कहा कि मैं व्हाइट आइड फीमेल का क्रॉस कराऊंगा रेड आइड मेल के साथ। अब देखो ये फीमेल है, XW गेमीट्स क्या बनेंगे? एक में XW आएगा, दूसरे में भी XW, सारे 100% जो गेमीट्स बनेंगे उनमें XW जाएगा खाली, ठीक है। और मेल के गेमीट्स क्या बनेंगे? एक में आ जाएगा XW प्लस और एक में आ जाएगा Y। अब इनको मिला लो और लिख लो, XW प्लस XW, ये मिला के लिख दिया, XWY, XW प्लस XW और XWY, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी जो फीमेल्स आई वो सारी रेड आइड आई और सारे के सारे जो मेल आए वो व्हाइट आइड आए। ऑल द मेल हैड व्हाइट आइज व्हाइल ऑल द फीमेल ऑफस्प्रिंग्स हैड रेड आइज। सारी फीमेल्स के पास रेड आइज, सारे मेल्स के पास व्हाइट। क्यों? मेल्स क्या थे? मेल्स रेड आइड थे। अब इस बंदे के बच्चे व्हाइट आइड आए हैं, हालांकि खुद रेड आइड था, ये मेल रेड आइड था, लेकिन इसके सारे लड़के जो आए वो सारे व्हाइट आइड आए और इसके सारे जो लड़कियां आई वो रेड आइड आई। वो क्यों? वो इसलिए कि देखो ये जो मेल है जो ऑफस्प्रिंग होना, उसने फादर से कौन सा क्रोमोसोम लेना? वाई, और मदर से कौन सा लेना? एक्स। अब मदर से एक्स आ रहा है, मदर में तो XW है व्हाइट वाला, और फादर से आया वाई, तो जो भी मेल बना उसमें XWY बना, तो वो व्हाइट आइड हो गया। लेकिन जितनी बच्चियां आनी है, फीमेल ऑफस्प्रिंग्स आनी है, उन्होंने एक एक्स लेना है फीमेल से और एक एक्स लेना है फादर से, एक एक्स लेना मदर से, एक एक्स फादर से। तो जब फादर वाला XW प्लस आया और XW आया तो ये होगी रेड आइड, क्योंकि फादर से XW प्लस आया। लड़के के पास फादर से XW प्लस नहीं गया, मेल के पास मदर से XW आना है, क्योंकि एक तो एक्स आना है ना, वो मदर से आना है। फादर से कौन सा क्रोमोसोम जाना है? वाई। बाप से बेटे में कौन सा क्रोमोसोम जाना है? वाई। बाप से बेटी में कौन सा क्रोमोसोम जाना है? एक्स। मां से कौन जाना है? एक्स। बेटे में बाप से कौन सा क्रोमोसोम जाना है? वाई। एक्स नहीं जा सकता। अगर मां से भी एक्स आ जाए, बाप से भी एक्स आ जाए तो फीमेल, अगर मां से एक्स आए बाप से वाई आए तो फिर मेल, है ना। तो ये जो सारे के सारे मेल्स आए वो सारे व्हाइट आइड आए और सारी जो फीमेल्स आई वो रेड आइड आई। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम मेल्स के पास गया। अब मेल जो था वो रेड आइड था, उससे तो वाई गया, तो वाई के ऊपर तो कलर की कोई अलील ही नहीं थी, तो एक्स ये वाली फीमेल वाली जो थी ना, मदर वाली, वो ये वाली आ गई, तो ये हो गया साहब। समझ में आई बात? तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, ये बात समझ में आ गई, रेसिप्रोकल टेस्ट से ये बात समझ में आ गई कि जी वाकई एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही है इसकी अलील। अगर ये वाई के ऊपर होती, अगर वाई के ऊपर होती आई कलर की अलील जीन, तो फिर जो मेल के बच्चे आते, मेल के रेड आइड, वो सारे रेड आइड आते, हालांकि वो क्या है? व्हाइट आइड। समझ में आ गई ये बात? तो ये जो है ना, ये बात है जो कि इनहेरिटेंस की है और इसकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स की इनहेरिटेंस है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स की इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डिटेल है ना आगे फर्दर में हीमोफीलिया में समझाऊंगा, ठीक है। अब एक बात जो हमने एक्स्ट्रा समझी है वो ये है कि जिनकी जीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है उनको बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स, और इन ट्रेट्स को बोलेंगे एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। जिनकी जीन्स वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, उनका कोई काउंटर पार्ट एक्स के ऊपर नहीं है, उनको बोलेंगे वाई लिंक्ड जीन्स, और इन ट्रेट्स को बोलेंगे वाई लिंक्ड ट्रेट्स। कुछ जीन्स ऐसी भी हैं जो एक्स पे भी हैं और वाई पे भी हैं, मैंने बताया। ऐसी जीन्स को बोलते हैं जो एक्स और वाई दोनों पे हैं, उनको बोलते हैं एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स, या फिर उनको दूसरा बोलते हैं सूडो ऑटोसोमल जीन्स। सूडो ऑटोसोमल जीन्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। ये जो जीन्स हैं ये भी ऑटोसोम्स की तरह बिहेव करती है, क्योंकि दोनों पे है ना, एक्स पे भी है वाई पे भी है, तो ये ऑटोसोम्स की तरह बिहेव कर रही हैं। जिस तरह आम क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं तो ये भी आगे असॉर्ट हो रहे हैं, तो वैसे ही बिहेव कर रही है जिस तरह ऑटोसोम्स बिहेव करती हैं। लेकिन ऑटोसोम्स हैं तो नहीं है, तो सेक्स क्रोमोसोम, तो इसलिए इन जीन्स को कह दिया सूडो फॉल्स ऑटोसोमल जीन्स, सूडो ऑटोसोमल जीन्स, ठीक है। तो अब हमने एक्स लिंक डोमिनेंट का पैटर्न भी देखना है, एक्स लिंक रिसेसिव का भी देखना है और वाई लिंक का भी देखना है। एक्स लिंक रिसेसिव का पैटर्न ये है, ठीक है। लेकिन जब मैं हीमोफीलिया का समझा दूंगा ना, फिर इसको आपने आगे दोबारा कंपेयर कर लेना कि किससे किस में आई है, किससे आएगी, किससे आएगी? मैटरनल ग्रैंडफादर से, मां के अब्बू से मां में आएगी। ये मां का अब्बू था, ये उसकी बेटी थी, इसमें आएगी। बाप से बेटी में आएगी और बेटी से फिर उसके बेटे में जाएगी, ठीक है। फ्रॉम मैटरनल ग्रैंड, ये देखो ये बेटे का ये जो बच्चा है, ये बच्चा जो आया है ये उसकी मां है, ये उसका दादा है, सॉरी, ये जो बच्चा आया है ये इसकी मां है, ये इसका नाना है, ठीक है।
फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर, माँ की तरफ से वाले नाने से आएगी एक्स लिंक माँ में, मैटरनल ग्रैंडफादर टू हिज डॉटर, उसकी बेटी में, एंड देन फ्रॉम हिज डॉटर टू हिज ग्रैंडसन, फिर उसके पोते में। ठीक है, तो ये कैसे है, ये क्या साहब है, ये हीमोफीलिया में आगे एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। इसको बुक से रीड करना है तो कर लें। देख लें, पेज नंबर है 188, उस पे है सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। Thomas and Morgan in 1910 provided experimental evidence in the support of chromosomal theory of heredity through discovery of sex linkage in fruit fly Drosophila। और ये येलो बॉक्स में वो पांचों पॉइंट्स लिखे हैं। A tiny fruit fly seen hovering over the rotten fruits, can be easily cultured, easily grown on the fruit fly। सारी आसान बात है। It is happily in ordinary glass bottle of jams। It does not need large spacious cage। बड़े बड़े केजेस नहीं चाहिए, आराम से ग्रो कर सकती है। It is yeast that grows on mashed bananas। के ऊपर जो yeast ग्रो करती है उसको खाती है। मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दोनों अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। मेल इस छोटा है साइज में, ब्लैक एब्डोमेन है, फीमेल इज लार्जर विद पॉइंटेड एब्डोमेन, मेल हैज सेक्स कॉम्स ऑन द फ्रंट लेग्स। ड्रोसोफिला जनरेशन टाइम जस्ट 2 वीक्स, थोड़ा सा जनरेशन टाइम है 2 हफ्तों का। इट लेज अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स, एग्स प्रोड्यूस व्हिच हैज हाउ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स एंड मेनी जनरेशंस कैन बी रेज्ड इन अ शॉर्ट टाइम। छोटे से टाइम में हम बहुत सारी जनरेशंस रेज कर सकते हैं। ड्रोसोफिला इज परफेक्टली सूटेड फॉर जेनेटिक स्टडीज। व्हाई? बिकॉज इट शोज फेयरली लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स, नंबर 1। नंबर 2, मॉर्गन क्लियर स्टडी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ more than 85 traits of Drosophila. Its larvae are excellent material for a dissection of the chromosome study. There's only 8 chromosomes in the 4 homologous pairs that can be conveniently studied under a microscope. Salivary gland के अंदर बड़े-बड़े chromosomes हैं, there is giant chromosome in the nuclei. These giant chromosomes have characteristic banding patterns corresponding to the genes. एक बैंड एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बैंड जो क्रोमोसोम में नजर आ रहा है, इसका मतलब वो एक जीन है। The entire genome of Drosophila has been successfully sequenced as a part of human genome project. Morgan raised culture of Drosophila flies to study the different tastes, just color of the eye को पढ़ा उसने। Normal fruit flies wild type, wild जो commonly available थी, है bright red eyes थी उनकी। One of his co-workers Calvin Bridges observed an unusual है ना, जो कि कभी मिली नहीं थी, कभी पहले कभी देखी नहीं थी white eye, white eyed mutant fly। mutant का मतलब ये डीएनए में म्यूटेशन की वजह से ये white कलर बना है, वैसे कलर था नहीं। Morgan mated the wide-eyed male with a wild red type female का क्रॉस कराया। All 1, 2, 3, 7 offspring to cross had red eyes। ये पहले क्रॉस की बात हो रही है, सारे के सारे रेड आइज आए। ठीक है, फिर क्या हुआ? Morgan allowed male and female of F1 generation to mate and produce F2 generation। इसकी बात हो रही है, F1 को आपस में क्रॉस करने दिया और F2 आई, तो क्या हुआ? He counted 2, 4, 5, 9 red-eyed females आई, 1, 0, 1, 1 red-eyed males आए और सिर्फ 7, 82 white-eyed males। तो proportion of 3, 7, 4, 0 दोनों मिला के बने 3, 4, 7, 0। red-eyed to 72 white-eyed males did not perfectly fit into the Mendelian 3:1। मेंडल की 3:1 में फिट नहीं हुआ। The number of क्यों नहीं, क्या फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या आया? The number of recessive phenotype individual was too small। recessive बहुत कम थे, एक बात। दूसरी बात 3:1 में फिट नहीं आया। तीसरी बात all the white-eyed flies were only males। सिर्फ white-eyed जो आए थे वो सारे मेल थे, फीमेल कोई नहीं थी। ठीक है, अब मॉर्गन ने क्या इससे इन्फर किया, मॉर्गन ने क्या कंक्लूजन निकाला? मॉर्गन प्रपोज दैट the gene for eye color is located on X chromosome। the allele for eye color are present only on X chromosome। there is no corresponding allele for this trait on Y chromosome। Y chromosome पे कोई है ही नहीं allele इसकी, सिर्फ X के ऊपर है। thus even a single recessive allele, अगर मेल के पास एक भी सिंगल रिसेसिव allele आ गई XW can express itself in the males because Y chromosome is empty for that gene। Y chromosome के ऊपर है ही नहीं, तो एक भी अगर आ गई तो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। तो मेल्स आर हेमीजाइगस। मेल्स क्या कहलाएंगे? हेमीजाइगस कहलाएंगे, एज दे कैरी जस्ट वन एलील ऑन देयर ओनली एक्स क्रोमोसोम। फीमेल्स हैव 2 क्रोमोसोम्स, फीमेल्स के पास 2 एक्स हैं, ईच कैरिंग एन एलील ऑफ द ट्रेट। दोनों के ऊपर एक एक एलील है इसकी। फीमेल्स कैन बी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, अगर दोनों सेम होगी तो होमो, अगर दोनों डिफरेंट होगी तो हेटेरो। ठीक हो गया। सिंबल W रिप्रेजेंट्स द रिसेसिव एलील फॉर व्हाइट। व्हाइट आई रिसेसिव है W वाली, एंड W प्लस डेजिग्नेट्स फॉर द वाइल्ड टाइप एलील फॉर द रेड, जो कि डोमिनेंट है। द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स P1 क्रॉस पर XW प्लस राइट। अच्छा, ये जीनोटाइप लिख रहा है यहाँ पे है, क्रॉस यहाँ पे लिख रहा है, एक्सप्लेन पहले कर दिया उसने। अब ये क्रॉस जो मैंने पहले बनाया वो है, फिर सेकंड स्टेप क्रॉस दूसरा है जो मैंने दूसरा बनाया, और फिर तीसरा स्टेप क्रॉस है, इसको पढ़ लें। मॉर्गन वांटेड टू टेस्ट हिज हाइपोथेसिस। ही क्रॉस्ड P1 व्हाइट आइड मेल, ये वाला पेरेंट्स वाला व्हाइट आइड मेल का क्रॉस कराया इसकी बच्ची के साथ, व्हाइट रेड आइड फीमेल के साथ F1 की। He crossed the white eyed male with one of its own daughters, the red eyed heterozygous female from F1 generation। The test cross produced 129 red eyed females, 132 red eyed males, बराबर 88 white eyed females and 86 बराबर दोनों आ गए। ठीक है, white eyed flies were less viable than red eyed। white eyed भी आ गई, red eyed भी आ गई। white eyed flies जो है ना was less viable than red। उन्होंने कम अंडे प्रोड्यूस किए एज कम्पेयर टू रेड आइड। हाफ द फीमेल ऑफस्प्रिंग्स इन फैक्ट हैड रेड आइज एंड हाफ हैड व्हाइट। आधे थे, 50% आ गए। सिमिलरली हाफ द मेल्स हैड रेड आइड एंड हाफ हैड व्हाइट, बराबर हो गया। फिर क्या किया? रेसिप्रोकल क्रॉस।
as a confirmation test. A parents of the white-eyed female provided opportunity for a further confirmation test. मॉर्गन ने कहा अच्छा white-eyed female आई है, इसका अब मैं red-eyed male से क्रॉस करा के देखूंगा. Morgan mated a white-eyed female with red-eyed male. All female offspring had red-eyed, all male offspring had. सारी फीमेल की रेड आई आ गई, सारी फीमेल की रेड आइज आ गई, सारी मेल की व्हाइट आइज आ गई. ठीक है. Then these F1 red-eyed males and F2 to produce F2. इसके बाद इनकी आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा के F2 निकाली गई. जो इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई ना इस हेट्रोजाइगस की मेल के साथ, इसकी ये होगी P1 रेसिप्रोकल क्रॉस की. ये जो आया ये इसकी F1. अब इस F1 की सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब है इनका आपस में क्रॉस करा दो. इन दोनों का, इन दोनों का आपस में क्रॉस तो हमने कराया हुआ है. वो कौन सा है? वो ये है टेस्ट क्रॉस. ठीक है, इन दोनों का हमने आपस में क्रॉस कराया हुआ है. देखो ये हेट्रोजाइगस फीमेल का क्रॉस कराया व्हाइट आइड मेल के साथ. जब इनका जब क्रॉस कराया तो क्या हुआ? देखो these F1 red-eyed females and white-eyed males were mated to produce F2. Half of the F2 female had red eyes, half had white. ये देखो आधी फीमेल्स की जो है ना वो रेड आइज आई, आधी की व्हाइट भी आई. ठीक है. अच्छा, दिस F1 क्रॉस वाज एग्जैक्टली लाइक स्टेप 3 क्रॉस. हाँ देखो स्टेप 3 क्रॉस की तरह का ये वाला सारा क्रॉस था, ये वाला. ठीक है. कंफर्मेटरी टेस्ट में जब F1 की सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई तो वो स्टेप 3 क्रॉस की तरह किसी में दोबारा नहीं बनाई, क्योंकि ये वाली है वो. सही है. अच्छा, क्या पता चला जी? अ ट्रेट हुज जीन इज प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम इज कॉल्ड X-linked trait एंड X-linked traits आर कॉमनली रेफर्ड एज सेक्स-linked traits. X के ऊपर जो जीन्स हैं वो चूंकि सेक्स क्रोमोसोम है तो उसको सेक्स-linked traits भी कह सकते हैं. अ जीन प्रेजेंट ओनली ऑन X क्रोमोसोम हैविंग नो काउंटरपार्ट ऑन Y इज कॉल्ड X-linked gene. Sex-linked traits following a pattern, specific pattern. क्या as a son inherits is X chromosome only from his mother. सन के पास जो X क्रोमोसोम है ना वो मदर से आता है, क्योंकि सन के पास Y क्रोमोसोम ही आता है फादर से. एंड डॉटर गेट्स एन X क्रोमोसोम फ्रॉम ईच. द पेरेंट डॉटर के पास एक X माया से आता है, एक X बाप से आता है. अच्छा, तो X-linked रिसेसिव ट्रेट्स कैसे पास करती है ना? क्रिस क्रॉस फैशन फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू हिज डॉटर टू ग्रैंडसन. ये देखो मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू हिज कैरियर डॉटर टू हिज ग्रैंडसन. कैरियर क्यों कह रहे हैं? ये है रेड आइड लेकिन इसके पास व्हाइट आई वाली अलील है रेड लेकिन छुपाई हुई है व्हाइट की अलील भी, तो इसको बोलेंगे कैरियर. क्या बोलेंगे? कैरियर. की कैरी कर रही है. ठीक है, आगे समझाऊंगा इसको इंशाल्लाह. फॉन द हीमोफीलिया इट नेवर पासेस डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन, क्योंकि फादर से बिकॉज सन इनहेरिट्स ओनली वाई क्रोमोसोम. फादर से सन में सिर्फ वाई जाना है, एक्स नहीं जाना. ठीक है. द डिस्कवरी ऑफ द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड इन 1933. पहली बार किसी ने बताया था कि किसी जीन के साथ, किसी क्रोमोसोम के साथ कोई जीन लिंक्ड है. इससे पहले एक्स लिंक्ड जीन, एक्स लिंक्ड ट्रेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. सबसे पहली जीन जो इसने बताई, मॉर्गन ने बताई कि यार ये जीन एक्स लिंक्ड है, इसकी कोई काउंटर पार्ट वाई के ऊपर नहीं है. मॉर्गन का जेनेटिक्स में काम बहुत ज़्यादा अखीर था. हमने मॉर्गन को नोबेल प्राइज दे दिया. इन 1933 टी.एच. मॉर्गन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू जेनेटिक्स. वाई क्रोमोसोम इज नॉट कंप्लीटली नट. ये नहीं समझ रहा कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन है कोई नहीं. इट डज कैरी अ फ्यू जीन्स, उसके ऊपर हैं जीन्स व्हिच हैव नो काउंटर पार्ट ऑन एक्स. उसके ऊपर कोई एक्स के ऊपर वो जीन नहीं है जो वाई के ऊपर है. 7 जीन्स आर कॉल्ड वाई लिंक्ड जीन, उनको वाई लिंक्ड जीन्स कहते हैं. एंड द ट्रेट्स आर कॉल्ड वाई लिंक्ड ट्रेट्स, उनको वाई लिंक्ड ट्रेट्स कहते हैं. फॉर द मैसेंजर वाई जीन वाई क्रोमोसोम of the man determines the maleness, वो मेलनेस को डिटरमिन करती है. Y-linked traits are found only in males, Y-linked वो सिर्फ मेल्स में आएंगी, Y क्रोमोसोम सिर्फ मेल में जाना है. These traits directly passes through Y chromosome father to son only, वो सिर्फ फादर से सन में जाएंगी. As female do not normally inherit Y chromosome, such traits cannot pass to them, क्योंकि फीमेल के पास Y जाना ही तो Y वाली ट्रेट्स फीमेल में नहीं जा सकती. Some genes like bobbed genes in Drosophila, ये एग्जांपल याद रख लेनी है. bobbed gene ये उनके स्पर्मेथिका की शेप को कंट्रोल करने के लिए एक जीन है. Some genes like bobbed gene in Drosophila are present on X and Y chromosome both. दोनों पे है, X पे भी है, Y पे भी है. These are called X and Y linked genes. ऐसी जीन्स जो X पे भी हो, Y पे भी हो, उनको बोलते हैं X and Y linked genes. या उसका दूसरा नाम है तो also called pseudo autosomal genes. क्यों कह रहे हैं pseudo? Because their pattern of inheritance is like autosomal. क्योंकि दोनों पे हैं, इसलिए उनका pattern of inheritance autosomal की तरह का है, लेकिन है तो exact autosomal नहीं है. तो सेक्स क्रोमोसोम पे इसका नाम रख दिया false autosomal, pseudo autosomal genes. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. What are pseudo autosomal genes? ठीक है, चलो जी. उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में. अल्लाह हाफिज़.